19 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1 लाख। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में ये सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये कल हमारे देश की संसद में संजय सिंह ने सेना में सेवादारी के ऊपर सवाल उठाया है। सेवादारी के साथ एक और मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसकी भी आगे मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, जो कि पेंडिंग रिक्रूटमेंट, कोरोना काल में जो सेना भर्ती कैंसिल की गई थी। 1,23,000 बच्चे आर्मी के और 7,000 जो कि फिट फॉर थे एयरफोर्स में, उनका भी इन्होंने मुद्दा उठाया है। वो क्लिप में आगे दिखाऊंगा। 3 मिनट की इस क्लिप। हालांकि एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, ये क्लिप दिखाने से पहले, सबसे पहले तो जो सेवादारी पर संजय सिंह ने बातें रखी वो थोड़ी सी अधूरी थी। उन्होंने जो बताया कि देश का नौजवान जो कि सेना में देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होता है, बंदूक उठाने के लिए और सीमाओं पर तैनात कर लिए, लेकिन वो अधिकारियों के यहां सेवादारी कर रहा है, ट्रे उठा रहा है। उन्होंने सिर्फ ट्रे तक ही बताया है, लेकिन हकीकत में ट्रे नहीं, ट्रे के अलावा जिस तरह एक सिविल सर्वेंट, सिविल में जिस तरह आप एक सिविल सर्वेंट होता है, घर का घरेलू नौकर होता है, उस नौकर से भी बदतर काम आर्मी के जवानों से आज हमारे अधिकारी करवा रहे हैं, जिसमें बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, घरेलू अधिकारी और उनके बच्चों के कपड़े धुलवाना, रसोई का काम, यहां तक कि बहुत से लोगों से जबरदस्ती टॉयलेट तक सफाई का काम करवाया जाता है, सारा बाजार का। मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार सिविल सर्वेंट भी मना कर देता है, वो काम भी जवानों से कराए जाते हैं। जो नहीं करता उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको घर भेजने की धमकी दी जाती है, और बहुत से लोगों को हमारे अधिकारी घर भेज चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों ही मुद्दे, चाहे सेवादारी का हो या पेंडिंग रिक्रूटमेंट को लेकर, यह सवाल पहली बार संसद में नहीं उठा है। 2019, 22 और इस तरह 24 और अब 26 में ये कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी से सवाल किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो इसका कोई स्पष्ट जवाब दिया गया और ना ही इस सेवादारी को खत्म करने के लिए हमारे देश की, जो कि आज देशभक्त सरकार, जवानों की मिठाई खिलाने जो मोदी जी जाते हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। आपको मैं बता दूं, इन दोनों ही मुद्दों को भारतीय सेना से मैं रिटायर्ड एक सैनिक, पहली बार मैं इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गया, सेवादारी के मुद्दे को, और वहां हमें 2 साल तक टेंटेटिव डेट देते रहे और 2 साल बाद, मुझे आज भी याद है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार की तरफ से यू ललित जी सिर्फ मात्र 74 दिन के लिए जज बने थे, और उन 74 दिनों में उन्होंने हमारे उस मुद्दे को पहले तो बोला कि आप इसको वापस ले लो अपनी अर्जी को, क्योंकि अब आप सेना से बाहर हो। ठीक है, लोगों के कई सालों के मुद्दे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे, जो कि मैं खुद उस चीज का गवाह था, भुगतभोगी था, और उसके साथ साथ मैंने कहा था कि आप केस को चलाइए, मैं ऐसे हजारों सेना के सैनिक खड़ा कर सकता हूं जिनके साथ ये हो चुका है, हो रहा है, और कईयों को इस सिस्टम से तंग आकर घर भेज दिया गया है। यहां तक कि कुछ लोग इस सिस्टम से तंग आकर दुनिया छोड़ गए हैं सेवादारी के। लेकिन यूवी ललित जी ने सरकार के दबाव में या सरकार के कहने से
या पता नहीं किसके कहने से वो मैंने वापस नहीं ली, लेकिन उन्होंने वो चीज को खारिज कर दिया। बहुत सी जगह हमारे एक अधिकारी बोलते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र फौजी को फटकार लगा दी, अब कोई नहीं ले जा सकता। रविंद्र फौजी आज भी इस मुद्दे को जब चाहे सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। और मैंने कई बार, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सेना का नायक तैयार कर लिया था और उसको खड़ा करने के लिए कि हाँ, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि एक प्रेजेंट बंदा लेकर आओ, हम आपकी इस चीज को एडमिट करेंगे, और वो नायक तैयार हो गया था। मैंने जैसे ही कागज पत्र बनाए, आपने को याद होगा मैंने एक वीडियो डाला था कि एक नायक को परेशान कर रहे थे, और जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला, वहां के अधिकारी से बात की और वो वीडियो में कहा कि मुझे गवाह मिल गया है, मैं सेवा प्रथा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। लेकिन बाद में उस नायक को रिक्वेस्ट करके कि हमारी रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाएगी, हम तेरा सब कुछ काम कर देंगे, आगे से कोई तेरे को तंग नहीं करेगा, इस तरह उसको राजी कर लिया। उसको जो पनिशमेंट दे रहे थे उसको चुपचाप दबा कर फिर उस बंदे ने मेरे को बताया, सर मेरा तो काम हो गया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि रविंद्र फौजी किसी के कंधे पर बंदूक नहीं रखता, कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और तैयार होगा, क्योंकि ये बंद तो करेंगे नहीं। तुम आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या देश की सबसे बड़ी अदालत चाहिए तो हजारों लोग मैं खड़ा कर सकता हूं, हजारों वीडियो मेरा जो मैंने एक चैनल बनाया था रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, सबको पता है, वो भी हमारे अधिकारियों ने बंद करवा दिया। इसी मेरे सारे के सारे वीडियो या तो सेवादारी के ऊपर, या जवानों को घर भेजना, 10 नंबर भरकर उनको पागल घोषित करना, जवानों के साथ भेदभाव, एमएसपी में भेदभाव, ओआरओपी में भेदभाव, 8th पे कमीशन में, क्योंकि कहीं भी हमारे जवान जेसीओ का कोई भी प्रतिनिधि उसमें रहता ही नहीं है। ये अपनी मर्जी से एक वो बनाकर रिपोर्ट भेजते हैं, कभी किसी जवान जेसीओ की राय नहीं ली जाती, और ना ही अग्निवीर के लिए गई थी और ना ही उन मुद्दों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं हमारे जवानों को, जो अधिकारी कहते हैं कि अब कोई नहीं ले जा सकता, आज भी रविंद्र फौजी इन मुद्दों को लेकर जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकील जो मुंह फाड़ते हैं, पैसा मांगते हैं, अगर आप सब सपोर्ट करो और हमारे पास अगर अच्छा सा बजट हो तो ये सेवादारी खत्म हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री को भी सुनना पड़ेगा, कोर्ट भी जब इसका स्टैंड ले सकता है। लेकिन हमारे बंदे, सर देखो आज संजय सिंह ने आवाज उठा दी, अब तो ये खत्म हो जाएगी, बल्ले बल्ले सेवादारी बंद, बस 4 दिन वीडियो चलते हैं। मैंने फिर कहा है, इसी संसद में पहले भी सांसदों ने इन चीजों की आवाज उठाई है कि घरेलू काम कर रहे हैं और फिर वो भूल जाते हैं। मुद्दे तो बहुत से उठते हैं, हमें दिखाया जाता है संसद में ये आवाज उठी, लेकिन संसद में उस आवाज का जजमेंट क्या आया, क्या कभी जनता को दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। तो मैं चाहता हूं कि संसद में जिन चीजों पर आवाज उठी उनके हल के वीडियो भी डाले जाएं कि भाई ये आवाज उठाई और इसका ये हल हुआ, लेकिन होता ही नहीं है, वो बातें दबा दी जाती है। मेरे जवानों से आज मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको लड़ना है तो आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर आपको अपना हक चाहिए और वर्दी का ये दाग मिटाना है तो सबसे पहले आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमारे पास बजट हो तो हम इन चीजों के लिए लड़ सकते हैं। और मैं कई बार कहता हूं बजट, लेकिन बजट के नाम से वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो जो भाई, मैं फिर कहता हूं, आप मुझे बजट दो, मैं इनको सुप्रीम कोर्ट, संसद में हर एक सांसद के मुंह से कहला दूंगा। अगर आपके पास बजट हो तो हम जा जाकर सभी सांसदों को कह सकते हैं, धरने दे सकते हैं। लेकिन वही बात है, ना टाटा बिरला रविंद्र फौजी है और ना टाटा बिरला आप हो, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरकर, जैसे भगवान श्री राम ने एक एक पत्थर जोड़कर वो बना दिया था ना, उस तरह पुल बना दिया, तो उसी तरह हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं फिर कहूंगा, ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। आप सपोर्ट करो, मैं फिर कहता हूं कि आप सपोर्ट करोगे, एकजुट होगे और एकता से आवाज उठाओगे, धरने दोगे कोर्ट के माध्यम से, तो ये बंद होगा। नहीं तो ये रोज रोज का ड्रामा, रोज रोज आज सर देखो सेवादारी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। आज मैं देशवासियों को एक बार फिर कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की चलाई हुई प्रथाएं हैं। जब अंग्रेजों का हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कैसे देश में भी, और सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स में तो यूं की यूं नियम चल रहे हैं, और उनका फायदा सिर्फ हमारे अधिकारी और ये नेता उठाते हैं। पहले अंग्रेज अफसर होता था, वो भारतीय जवान से काम करवाता था। हालांकि अंग्रेज अफसर काम भी करवाते थे तो पूरा वेलफेयर भी देते थे। पहले जवानों की पेंशन, मिलने वाले मेडल और बहुत सी चीजों का जो वेलफेयर था, हमारे आज के इन बोलते ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी कुछ अंग्रेजियत यहाँ छोड़ गए। आज वो काले अंग्रेज नहीं चाहते कि इसमें सुधार हो।
बहुत से कुछ अधिकारियों ने इस चीज के लिए खुद आवाज उठाई थी सेना में, जैसे अभी एक बीएसएफ के अधिकारी ने भी हाई कोर्ट में डाला है। इस तरह अगर अधिकारी खुद पहल करें तो ये चीजें बंद हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ अधिकारी आए, एक पहले भी आए थे, आपने सुना होगा, 4-5 अधिकारियों ने ये कहा था कि जैसे विदेश की तर्ज पर चेयरपर्सन को कम और ग्राउंड में काम करने वाले जवान जो दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जो सर्दी गर्मी में, ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, सबसे बड़ा हमारा भारतीय फिल्में सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए कि साहब देखो और ब्रिगेडियर साहब जंग लड़ रहे हैं, मेजर जनरल ये कर रहे हैं, लेकिन मरने वाला एक सिपाही होता है, फर्स्ट एंड लास्ट गोली जो खाता है वो सिपाही ही होता है। रीढ़ की हड्डी देश की लड़ने वाली जो चीज है वो जवान है, लेकिन उसको वेलफेयर नहीं मिलता, उसको दबा कर रखा जाता है। आज के युग में मैंने फिर कहा कि हमें ये नहीं है कि भाई अधिकारी इतना पढ़ लिख कर गया है तो उसकी सेवा न हो। अगर उसकी सेवा करनी है तो मात्र 10 या 20 हजार में, जिस तरह अग्निवीर को दिया जा रहा है ना, उस तरह सिविल सर्वेंट भर्ती कर ले और इनको दे दे। आज आप ये देखो कि एक जवान जो 50,000 से 60-70 हजार, यहां तक कि हौलदार तक को सेवादार भेजा जाता है, जो आज 70-80 हजार रुपए ले रहा है, जबकि उसकी पेमेंट में 4 या 5 सिविल सर्वेंट रखे जा सकते हैं। उसमें सेना की वर्दी की इज्जत भी बचेगी और आपका बजट भी बचेगा, जवानों का सम्मान बचेगा और जवानों का जो एक्स्ट्रा बोझ, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में या अंग्रेजों ने कहा था कर्नल एंड अबव को 1-1 बड्डी लागू था, नीचे वालों को 2-3 को मिलकर 1 लागू होता था, तो स्ट्रेंथ उसी हिसाब से कवर होती थी। लेकिन आज के हमारे अंग्रेज सीओ एंड अबव सीओ से ही 5 बंदे मिनिमम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वीआईपी रैंक, उसी तरह 5, 10, 50 तक अपने बंगलों पर 100 बंदे रखते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास इतने बंदे नहीं होंगे, राष्ट्रपति जी के पास नहीं होंगे, जितने हमारे ये आर्मी कमांडर बनकर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और फुल जनरल बन जाते हैं। इतने बंदे इनके बंगलों में सिर्फ सेवादारी के तौर पर ही काम करते रहते हैं। ठीक है। और जब जवानों को तंग करने वाला, क्योंकि जवानों को डायरेक्ट कोई बड़ा अधिकारी तंग नहीं करता, वहां एक कड़ी होती सीओ, कर्नल साहब। जब उनकी कोई शिकायत लेकर उधर जाता है तो बोलता है हमें क्या है, जो करना है सीओ नहीं करना है। एक बार मेरी भी एक अधिकारी से बात हुई थी किसी कंप्लेंट को लेकर, तो बोलते थे जो करना है सीओ नहीं करना है। तो मैंने ये कहा था कि जब सीओ ने सब कुछ करना है तो फिर इतना पैसा, इतने जवान, इतनी सब कुछ, आधे से ज्यादा बजट अधिकारियों की अय्यासी में खत्म हो रहा है, उसको क्यों नहीं कम किया जाता। जो कहते हैं ना सेना का बजट, सेना का जो बजट आता है उसमें 50% बजट इनकी अय्यासी में खत्म होता है। सेना की जो जुनून चीजें हैं, वास्तविक चीजें हैं, उनमें नहीं होता। ये देशवासियों को पता नहीं, आपके खून पसीने की कमाई को व्यर्थ किया जा रहा है। मन चाहे जब आज अधिकारी के बच्चे की पार्टी, आज मैडम की सालगिरह की पार्टी, आज कमांडर साहब की बच्चे की, उनके रिश्तेदारों की, ये तो बहुत हम जैसे आवाज उठा उठा के बंद कर दिया। नहीं तो इनके रिश्तेदारों की शादियां होती थी, उसमें जवान वेटर, उसमें जवान बर्तन तक धोते थे। हमारे एक मेजर था, मेरे को याद है, मेजर गुरिंदर, जिसके पटियाला में सिविल में शादियों में वो 10-10 बंदे ले जाता था। बोलो चलो भाई, आपको वहां से एक ही ड्रेस होती थी उनकी, मुफ्त ड्रेस, पहले वेटर का काम, फिर बोलते थे खाना बाद में, पहले इनसे बर्तन धुला लो। ये थी हमारी जवानों की हालतें। ये तो हमारे जैसे लोगों ने अंदर भी जो बोलते ना, अंदर क्या किया आपने, हमने अंदर भी आवाज उठाई और अब बाहर भी उठा रहे हैं। और जिस दिन मेरे जैसे सिर्फ मात्र 1000 जवान आवाज उठाना शुरू कर देंगे, किसी मंत्री, सांसद या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बदलने के लिए। ठीक है, बदलना होता है तो खुद लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने की बारी, रविंदर सर आगे बढ़ो, हम कुछ नहीं कर सकते, वीडियो शेयर नहीं कर सकते, नए चैनल से नहीं जुड़ सकते, बस रविंदर सर करता रहे तो भैया ये यूं ही चलता रहेगा, नहीं बदलेगा। बाकी मैं दूसरा जो मैंने बताया, संजय सिंह ने जो दूसरा पॉइंट उठाया वो सेना भर्तियों का, उसको भी लेकर हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रविंद्र फौजी ही गया था। लेकिन बहुत से लोगों ने जगह जगह हाई कोर्टों में वो अपने हिसाब से अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग मुद्दों की तरह लगा दिया। हालांकि बाद में सारी की सारी चीजों को दिल्ली हाई कोर्ट में बुला लिया गया था। उस समय चंद्रचूड़ सिंह जी चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने, मैं खुद वहां गया था तो ये कहा था कि नहीं, आप सब वहां चले गए तो आप भी वहां जाओ, और अगर वहां नहीं होता तो हम यहाँ बैठे हैं, आप आइए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, कई दिनों तक बहस चलती रही। जज साहब कहते रहे कि हम बच्चों के भला करेंगे, बच्चों का भला करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा कैसे भला किया उन्होंने।
और फैसला सुरक्षित रखने के बाद में हमें तो उम्मीद थी कि बच्चों को भला करेंगे, यही बोलते थे, लेकिन भला क्या हुआ, सब खत्म, सेना नहीं जी। जबकि भर्तियों का नियम जब भी कोई लागू होता है, कोई भी चीजें आती है, वो जब कोई नियम आता है तो पुरानी चीजों पर लागू नहीं होता, नए सिरे से लागू होता है। अग्निपथ आती आपकी नई भर्तियों पर लागू होता, पुरानी भर्तियों पर, पुरानी ज्वाइनिंग पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही हुई है। और वो बच्चे, मैं तो उन बच्चों को कह चुका हूं, उस समय सही लड़ाई लड़ी जाती तो हम जीत जाते। अब चांस 1% है। ये जो आवाज उठाना, एक सांसद ने आवाज उठा दी, भाई साहब पहले भी बहुत से सांसदों ने आपकी भी आवाज को उठाया है, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन जब सरकार तानाशाही हो जाती है कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों को हक चाहिए था तो अगर ये सरकार बदलती तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ हो जाता, नहीं तो मुश्किल है। और वैसे ही ये सेवादारी तो चाहे सरकार ये रहे, चाहे, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में नहीं, कांग्रेस टाइम से चला रहा है, अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है। और ये जब ही खत्म हो सकता है जब हमारे जवान एकजुट हों। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक सेवादारी बदली नहीं होगी। और ये बच्चे बिना सरकार बदले, आपकी ये भर्तियां बहुत ही 1% चांस है कि सरकार सुन ले, इन मुद्दों का जवाब दे दे। जवाब ही नहीं देगी, मैं आपको एक लिख कर दे देता हूं। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखें और शेयर करें और भगवान के ऊपर छोड़ दें कि भगवान क्या चाहता है। लेकिन भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। भगवान ने कहा है कि आपको अकल, दिमाग, हाथ पैर सब दिए हैं, जाओ संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष करे कौन? भगत सिंह। अपने घर में कोई नहीं चाहता भगत सिंह दूसरा बने, दूसरा लड़े, दूसरा मरे, दूसरा सब कुछ सहन करे और हम सिर्फ जय या ताली बजाएंगे। लेकिन हमने तो कहा है कि हम भगत सिंह की तरह लड़ना भी जानते हैं और इन मुद्दों को हर जगह उठाना भी जानते हैं। लेकिन हमारे पास उस समय भगत सिंह की लोगों ने मदद कर दी थी, लेकिन आज समृद्ध होते हुए भी लोग हमारी मदद नहीं कर पाते और हम नहीं लड़ पाते। बाकी तो वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी, मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में हैं, निराशा में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है, ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। मान्यवर, वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख को मेरे सामने रख रहा था। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के
ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में ये सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। ये मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती